प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपको अम्लीय मृदाओं के बारे में बताऊंगा। अम्लीय मृदाएं, जैसा कि आप नाम से साफ है कि जिनका पीएच मान 7.0 से कम होता है, वे अम्लीय मृदाएं हो गई। परंतु 7.0 से कम होने का मतलब यह है कि यदि किसी मृदा का पीएच मान 6.9 है या 6.7 है, तो ऐसी मृदा का पौधों के ऊपर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। तो सही मायने में वैसे तो देखा जाए तो ये अम्लीय मृदा है, परंतु पौधों के ऊपर अम्लता का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मृदा का पीएच मान 5.5 है, तो ऐसी स्थिति में मृदा का पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए परिभाषा की दृष्टि से देखें हम अम्लीय मृदाओं की, तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसकी परिभाषा दी है कि वे मृदाएं जिनका पीएच मान 5.5 से कम होता है, उन्हें अम्लीय मृदाएं कहते हैं। द सॉइल्स which have pH less than 5.5 are known as acidic soils, and this definition was given by United States Department of Agriculture। क्योंकि इसमें pH मान 5.5 से कम होता है तो पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी मृदाओं को अम्लीय मृदा माना गया है जहां पर अम्लीयता का पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमारे देश की यदि हम बात करें तो अम्लीय मृदाएं उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। इन राज्यों में अम्लीय मृदाएं मिलती हैं। और नॉर्थ ईस्ट की अपन यदि बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मिजोरम हो गया, नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब में ही चूंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होने की वजह से जो भस्म है वह जल में घुलकर और नीचे चले जाते हैं और इस तरह से ये एसिडिक सॉइल्स बन जाती हैं। तो यहां पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। और यदि हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां पर पीएच 5.5 से कम है, वह 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया है उनका। और जहां पर सॉइल्स का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में है, यानी मॉडरेटली एसिडिक सॉइल्स है, तो वहां एरिया है वो 23 मिलियन हेक्टेयर है। इस तरह से कुल मिला के जो एसिडिक सॉइल्स है उनका क्षेत्र है वह 48 मिलियन हेक्टेयर है। अब जो ये अम्लीय मृदाएं हैं, इनका जो नुकसान होता है पौधों का, वह कम पीएच की वजह से होता है। पीएच बहुत कम होता है। तो इसका मैं आगे आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा कि पौधों पर अम्लीयता का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन मृदाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो इन मृदाओं की यह है कि इनका पीएच है वह कम होता है। और इन मृदाओं में जो क्ले कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, तो पीएच इनका कम होता है। कम
एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होने की वजह से क्ले कॉम्प्लेक्स पर कैटायंस में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन इनमें ज्यादा होती है। फिर उसके अलावा जो क्ले मिनरल्स हैं इसमें क्योलिनाइट और इलाइट, ये क्ले मिनरल्स ज्यादा होते हैं इन मृदाओं में, क्योलिनाइट और इलाइट। जैसे आपको मैंने काली मृदाओं में बताया था ब्लैक सॉइल्स है, उसमें मोल्नाइट ज्यादा होती है। तो ये एसिडिक सॉइल्स हैं, इसमें क्योलिनाइट और इलाइट क्ले मिनरल्स की प्रधानता होती है। फिर इन मृदाओं में आयरन और मैग्नीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम की उपलब्धता कम होती है। इसी तरह से यदि पीएच 5.0 से नीचे है तो इसमें मैंगनीज की टॉक्सिसिटी आ जाती है, यानी वैसलापन हो जाता है, मैंगनीज की इतनी अमाउंट हो जाती है, इतनी उपलब्धता हो जाती है कि वो पौधों के लिए हानिकारक हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। इन मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता है वह कम होती है, और जैसा मैंने बताया कि इनके कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, तो इसमें बेस सेचुरेशन है। बेस सेचुरेशन का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये आयंस हैं, ये कम होते हैं कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स पर, तो इसलिए इन मृदाओं का बेस सेचुरेशन कम होता है। फिर फास्फोरस की उपलब्धता इन मृदाओं में कम होती है, परंतु फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी है, फास्फोर को स्थिरीकरण की क्षमता है, वह इन मृदाओं में ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम और आयरन फॉस्फेट बन जाते हैं, और एल्यूमिनियम और आयरन फॉस्फेट उपलब्ध नहीं होते हैं, इस तरह से फास्फोरस की उपलब्धता इन मृदाओं में कम होती है। फिर इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता पर्याप्त रहती है। सिर्फ मोलिब्डेनम ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी उपलब्धता इन मृदाओं में कम रहती है, बाकी दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता इसमें पर्याप्त रहती है। फिर इन मृदाओं में जो बैक्टीरिया हैं और एक्टिनोमाइसिटीज हैं उनकी संख्या काफी कम रहती है। लो पीएच पर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज ग्रो कम करते हैं, जबकि फंजाई ग्रो अच्छी तरह से कर लेती है, फंजाई हर पीएच पर ही ग्रो कर लेती है, इसलिए फंगस इन मृदाओं में पर्याप्त रहती है, जबकि बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या है वह इन मृदाओं में कम रहती है। तो बैक्टीरिया की संख्या कम रहती है, इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, चूंकि बहुत सी एक्टिविटीज बैक्टीरिया से होती हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बैक्टीरिया से होता है, तो इन मृदाओं में नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो पाता है। तो ये इन मृदाओं के विशेषताएं आ गई। अब क्या कारण है जिसकी वजह से अम्लीय मृदा बनती है? तो सबसे पहला कारण तो इसमें है अधिक वर्षा से भस्मों का क्षीण होना, रिमूवल ऑफ बेसेज ड्यू टू हाई रेनफॉल। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये मृदाएं ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो वर्षा ज्यादा होने की वजह से जो कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स पर कैटायंस होते हैं, कौन से कैटायंस? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये क्या है कि जल के जो हाइड्रोजन है उसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और इनके लवण बन जाते हैं जो घुल के और नीचे की सतहों में चले जाते हैं, और कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हाइड्रोजन आयन अधिक हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन अधिक होने की वजह से ये मृदाएं अम्लीय बन जाती हैं। तो पहला कारण तो ये है कि वर्षा अधिक होने की वजह से भस्मों का हट जाना। दूसरा कारण है कि अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण। चट्टानें अम्लीय भी होती हैं, चट्टानें भास्मिक भी होती हैं। तो अम्लीय चट्टानें वह होती हैं जिसमें क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। तो क्वार्ट्ज और सिलिका से क्या बनता है? सिलिसिक एसिड बनता है, और सिलिसिक एसिड भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ऑर्थोसिलिसिक एसिड, जैसा कि इसमें बताया है, H2O होल ट्वाइस SiO2,
ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड हो गया। एक ट्राइसिलिसिक एसिड होता है, उसमें यदि हम इसके 3 लगा दें, H2O होल ट्वाइस SiO2, इसके 3 लगा दें तो ये हो गया ट्राइसिलिसिक एसिड। तो इस तरह से ऑर्थोसिलिसिक एसिड बन जाता है, ट्राइसिलिसिक एसिड बन जाता है। तो ये एसिड बनने की वजह से फिर मृदाएं हैं वह अम्लीय बन जाती हैं, जो कि अम्लीय चट्टानों से बनती हैं। दूसरा कारण ये हो गया अम्लीयता का। तीसरा कारण हो गया अम्ल उत्पादक उर्वरकों का उपयोग। जैसे मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, ये जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हैं वह लास्ट में रेजिडुअल एसिडिटी देते हैं, मतलब अम्लता प्रदान करते हैं ये। और अमोनियम सल्फेट सबसे ज्यादा अम्लता प्रदान करता है। तो ये लगातार अम्ल जो उत्पादक उर्वरक काम में लेते हैं तो उससे धीरे धीरे मृदा में अम्लता बढ़ जाती है। किस तरह से अम्लता बढ़ जाती है ये रिएक्शन से बताया है। जैसे अमोनियम सल्फेट जो साधारण मृदा है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसके साथ रिएक्शन करता है, और ये अमोनियम आयन है वह क्लोराइड के ऊपर आ जाते हैं और कैल्शियम विस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम सल्फेट बनता है। और कैल्शियम सल्फेट घुल के जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है। ये एरो है, ये निक्षालन का निशान है कि इससे जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है। तो इस तरह से जो भी बेस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वह नीचे चला जाएगा और मृदा के ऊपर अमोनियम आयन आ जाते हैं। अमोनियम आयन का फिर नाइट्रिफिकेशन होता है। अमोनियम से ही तो नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। तो इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास बैक्टर। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन जब ये होता है तो अमोनियम की बजाय हाइड्रोजन आयंस इसके ऊपर क्लोराइड के ऊपर आते हैं और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये अमोनिया है उससे नाइट्रेट बन गया है। ये नाइट्रिक एसिड की वजह से मृदा अम्लीय हो जाती है। तो ये एसिडिक हो गया ना, यहाँ नाइट्रिक एसिड एसिडिक होने की वजह से यह अम्लीय बन जाती है मृदा। फिर चौथा कारण है मृदा में कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा में। कार्बनिक पदार्थ का जैसे विच्छेदन होता है तो उसमें भी माइक्रोबियल एक्शन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, इसमें कार्बनिक अम्ल बनते हैं। और ये कार्बनिक अम्ल है, ये क्या करते हैं, मृदा को अम्लीय बना देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विच्छेदन के दौरान, वह जल के साथ क्रिया कर देती है और कार्बोनिक अम्ल बना देती है। कार्बोनिक अम्ल भी एसिडिक होता है। इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल का दूसरा काम और है, ये जब मृदा के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड्स बन जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है इससे। और ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की घुलनशीलता काफी ज्यादा होती है और ये लीचिंग के द्वारा मृदा की सतह से नीचे चला जाता है। इस तरह से मृदा में कैल्शियम रिमूव हो जाता है और मृदा अम्लीय बन जाती है। पांचवा कारण है इसमें सूक्ष्म जैविक क्रियाएं। आपको मालूम है कि जो सूक्ष्म जीव है मृदा में रहते हैं और नमी की वजह से और कार्बनिक पदार्थों की वजह से उनकी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये सूक्ष्म जीव रेस्पिरेशन भी करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। चूंकि जीवित है ये तो श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो डिकम्पोजिशन होता है मेटीरियल का, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा बनने से वही बात हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जैसे कि ऊपर आपको बताया है। और इस तरह से ये जैविक क्रियाएं हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, इनसे भी मृदा में अम्लीयता आती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है। अब पौधों पर अम्लता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधों पर अम्लता का डायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है, इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है। डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच इसकी बहुत कम होती है, अम्लीय मृदा की। पीएच कम होने की वजह से आपने पीछे की रिएक्शंस में भी देखा कि क्ले कोलॉइड के ऊपर हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होती है। तो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होने से क्या होता है कि ये जो है ये रूट टिश्यूज पर वैसेला प्रभाव डालती है। तो सबसे पहला तो क्या हो गया कि रूट जो जड़ के उत्तकों पर हाइड्रोजन का वैसेला प्रभाव पड़ता है अम्लीय मृदाओं में। ये हो गया सबसे पहला डायरेक्ट इफेक्ट। दूसरा हो गया कि सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही आयंस पौधा लेता है, कैटाइंस लेता है, तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैटाइंस के प्रति घट जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ये कैटाइंस को सेल मेम्ब्रेन ले नहीं पाती है। तो दूसरा इफेक्ट ये हो गया कि परमेबिलिटी पीएच कम होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाती है। फिर तीसरा क्या हो गया कि चूंकि एसिडिक होती है, यहाँ हाई एसिडिक कंडीशंस होती हैं, तो एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स के बीच में जो अम्लीय और भास्मिक अवयव है उनके बीच में प्लांट रूट्स बैलेंस नहीं कर पाती हैं, संतुलन नहीं बना पाती हैं, इसलिए उनका अपटेक नहीं हो पाता है। तो ये तीसरा उसका प्रभाव हो गया। और चौथा प्रभाव ये है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारी चीजें एंजाइमिक एक्टिविटीज के माध्यम से होती हैं। तो सारी की सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज लो पीएच होने की वजह से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी पीएच वैल्यूज पर एंजाइम्स की एक्टिविटी विपरीत प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये जो है अम्लीय मृदाओं का पौधों की वृद्धि पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको अम्लीय मृदाओं की विशेषताओं में भी बताया था कि इनमें कुछ आयंस की उपलब्धता बढ़ जाती है, कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है, तो उससे अम्लता की वजह से बढ़ती या घटती है उपलब्धता, तो वह इनडायरेक्ट इफेक्ट में आ गया। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या आ गया कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की इन मृदाओं में पौधों में कमी हो जाती है। पौधे चूंकि मृदा में भी कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होती है, तो पौधे कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से ऐसी मृदाओं में जो पौधे ग्रो करते हैं तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी पौधे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है कि एल्यूमिनियम, आयरन और मैंगनीज, इनकी उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एल्यूमिनियम की, आयरन की और मैंगनीज की उपलब्धता बढ़ती जाती है। और पीएच यदि 5.0 से कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इनकी वैसेला प्रभाव पड़ता है, विशेषकर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फास्फोरस के साथ इन मृदाओं में एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन जाता है, आयरन फॉस्फेट बन जाता है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो इस तरह से फास्फोरस की उपलब्धता घट जाती है। फास्फोरस की इन मृदाओं में कम उपलब्धता रहती है, जो कि पौधों पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी, इनमें चूंकि मैंने आपको विशेषताओं में बताया था कि बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है एसिडिक सॉइल्स में। फंजाई की तो फिर भी ठीक ठाक रहती है, क्योंकि फंजाई की पॉपुलेशन है बहुत कम पीएच पर
कम पीएच पर ज्यादा प्रभावित नहीं होती है, परंतु बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज की पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे पीएच कम होती जाती है वैसे वैसे बिल्कुल रिड्यूस होती जाती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है बहुत कम पीएच पर। तो इनकी जो संख्या घटने की वजह से फिर इनके द्वारा जो भी प्रक्रियाएं होती हैं पोषक तत्व उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर बैक्टीरिया का नाइट्रिफिकेशन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से फिर पोषक तत्वों की नाइट्रोजन की उपलब्धता भी घट जाती है और जो एसिडिक कंडीशंस होती हैं उनमें पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो अम्लीय मृदाएं हैं वो पौधों की वृद्धि पर विपरीत असर डालती है। धन्यवाद।